जुलाई 21, 1969 नील आर्मस्ट्रांग चांद पर अपना पहला कदम रखते हैं। ये इंसानों की अंतरिक्ष में एक विशाल छलांग थी। इसके बाद नासा ने अपोलो 14, 15, 16 कई मैन्ड मिशन चांद पर भेजे। हालांकि साल 1972 में अपोलो 17 के बाद चांद पर भेजे जा रहे मैन्ड मिशन का कारवां थम गया। यूजीन सरनैन वह आखिरी इंसान थे जिन्होंने चांद पर अपना कदम रखा था। तब से लेकर अब तक 50 सालों से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है, पर कोई इंसान वहां पर नहीं गया। अचानक इस डिकेड के शुरू होते ही ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका, चाइना, रशिया और हमारा देश भारत मून पर जाने के लिए कई स्ट्रेटेजिक मिशन प्लान कर रहा है। अमेरिका तो अपने आर्टेमिस प्रोग्राम के जरिए साल 2026 में दोबारा इंसानों को चांद पर उतारने जा रहा है। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि इन मिशन के जरिए साइंटिफिक डिस्कवरी, रिसर्च और स्पेस एक्सप्लोरेशन किया जाएगा, लेकिन ऐसा है नहीं। इन सबसे कहीं ज्यादा इसके पीछे एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल एंगल छिपा है। आने वाले भविष्य में मून एक बहुत बड़ा सेलेस्टियल चॉक पॉइंट बनने जा रहा है, जो स्पेस रेस और मॉडर्न वॉरफेयर की डेफिनेशन को ही बदल के रख देगा। तो रेडी हो जाइए और पहन लीजिए अपनी क्यूरियोसिटी का स्पेस सूट। आज हम आपको इन्हीं इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स के ऑर्बिट कराएंगे और जानेंगे कि इस स्पेस रेस और मून पर अपनी डोमिनेंस स्टैब्लिश करने के लिए हमारा इंडिया क्या कर रहा है। Chandrayaan 3 mission has succeeded. First, we told you about this yesterday. No country has ever landed on this part of the moon. Space. Gonna be a lot of things happening in space. Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. Because space is the world's newest warfighting domain. साल 2019 में नाटो स्पेस को एक वॉर फाइटिंग डोमेन डिक्लेयर करता है। इस डिसीजन के ठीक बाद अमेरिका दुनिया की पहली डेडिकेटेड स्पेस फोर्स को लॉन्च करता है। यही नहीं, फ्रांस इसके बाद अपनी एयर फोर्स का नाम बदलकर एयर एंड स्पेस फोर्स कर देता है। इनके साथ साथ दुनिया की स्पेस प्रोग्राम रन करने वाली मेजर कंट्रीज भी इस डिसीजन के ठीक बाद स्पेस में अपनी डोमिनेंस को लेकर मेजर स्ट्रेटेजिक मूव लेती हैं। आप समझ रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है? स्पेस अब नेक्स्ट फ्रंटियर ऑफ वॉर बनने जा रहा है। स्पेस रेस का अल्टीमेट गोल अब साइंटिफिक डिस्कवरी और स्पेस एक्सप्लोरेशन से कहीं ज्यादा वॉर जैसी क्रिटिकल सिचुएशन में स्पेस के मेजर चॉक पॉइंट्स पर अपनी डोमिनेंस स्टैब्लिश करना है। इसी को देखते हुए रशिया, चाइना अपना खुद का स्पेस स्टेशन बना रहे हैं। वहीं भारत भी इसमें पीछे नहीं है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का बेसिक मॉडल साल 2028 तक धरती के ऑर्बिट में सेट कर दिया जाएगा। वहीं इसे पूरा बनाने का लक्ष्य साल 2035 तक रखा गया है। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि आखिर स्पेस कैसे वॉर का एक नया फ्रंटियर बन सकता है? स्पेस तो इनफाइनाइट है, फिर यहाँ पर लड़ाई करके दुनिया को क्या मिलेगा? लेट्स एक्सप्लोर दिस। अगर वॉर के ट्रेंड को देखेंगे तो शुरुआत में लड़ाई जमीन को लेकर होती थी। उसके बाद ब्रिटिशर्स और फ्रेंच ने ओशियंस का इस्तेमाल करके बड़ी बड़ी शिप्स के जरिए दुनिया भर में अपना रूल किया। इसके बाद दोनों विश्व युद्ध में एयर एक नया वॉर का फ्रंटियर बनकर उभरा, जब बड़े बड़े एयरक्राफ्ट के जरिए एक देश दूसरे देशों के स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर हमला कर रहे थे। पर्ल हार्बर का हिस्टोरिकल अटैक इनमें से एक था। और अब हम एक नए युग में प्रवेश कर चुके हैं, जहां साइबर स्पेस और स्पेस वॉरफेयर के एक नए फ्रंटियर के रूप में उभर रहे हैं। अमेरिका को यह पता है कि जिस तरह फ्रेंच और ब्रिटिशर्स ने ओशियंस को कैपिटलाइज करके दुनिया भर में अपना शासन किया था, ठीक उसी तरह अगर स्पेस को कैपिटलाइज कर लिया जाए तो पूरी दुनिया पर अपनी बादशाहत बनाई जा सकती है। और ये बात रशिया, चाइना के साथ साथ हमारा देश भारत भी जानता है। हमारे अर्थ के अराउंड ऐसे कई जरूरी चौक पॉइंट्स हैं, जहां पर अगर कोई देश कंट्रोल पाले तो उस देश को 21st सेंचुरी के स्पेस रेस में बीट करना काफी मुश्किल है। इसमें पहली कैटेगरी में अर्थ के तीनों ऑर्बिट जोन्स, लो अर्थ ऑर्बिट, मिडिल अर्थ ऑर्बिट और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट शामिल हैं। इन तीनों ऑर्बिट में सैटेलाइट को उनकी जरूरतों को देखकर इंस्टॉल किया जाता है। यही सैटेलाइट दुनिया भर में इंटरनेट, कम्युनिकेशन, जीपीएस, अर्थ की ऑब्जर्वेशन, वेदर फोरकास्टिंग से लेकर स्पाई और सर्विलांस करने के लिए यूज में आ रहे हैं। वर्ल्ड की मेजर कंट्रीज इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन नेटवर्क पर हैविली डिपेंडेंट है और हमारा इंडिया भी इनमें से एक है। जिस तरह आज के समय इम्पोर्टेंट सी रूट्स जैसे स्ट्रेट ऑफ हार्मूज, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, सुएज कैनाल ग्लोबल इकोनॉमी को पंप करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक उसी तरह धरती के ऑर्बिटल जोन में मौजूद ये सैटेलाइटें भी वर्ल्ड इकोनॉमी को स्पीड अप करने
करने में फ्यूलिंग का काम कर रही है और इसी वजह से स्ट्रेट ऑफ हार्मूज और स्ट्रेट ऑफ मलक्का की तरह धरती का ऑर्बिटल जोन भी जियोपॉलिटिकली काफी स्ट्रेटेजिक है। और यहाँ पर जिस तेजी से अमेरिका, चाइना और रशिया का प्रेजेंस बढ़ रहा है, उससे हमारे सैटेलाइट नेटवर्क्स पर भी थ्रेट आ रहे हैं। वॉर या किसी जियोपॉलिटिकल एजेंडा को पूरा करने के लिए अगर कल को चाइना या अमेरिका हमारे सैटेलाइट नेटवर्क के साथ जरा भी छेड़छाड़ करते हैं, ऐसे में हमारे देश का कम्युनिकेशन नेटवर्क और इकोनॉमी पूरी तरह तबाह हो सकती है। इन्हीं खतरों को काउंटर करने के लिए हमारा देश साल 2028 तक इंडियन स्पेस स्टेशन का एक बेसिक मॉडल अर्थ के ऑर्बिट में लॉन्च कर देगा। सैटेलाइट नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ आने वाले समय में इंडिया का यह स्पेस स्टेशन कई जियोपॉलिटिकल एजेंडा को पूरा करने में भी मदद करेगा। स्पेस में दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चौक पॉइंट है मून। मून पर ऐसे वैल्यूएबल रिसोर्सेज का भंडार है जिस पर अगर किसी भी देश का हाथ लग गया तो उसकी बादशाहत को कोई नहीं रोक सकता है। मून के सदर्न पोल पर बड़ी मात्रा में क्रिस्टल वाटर आइस है, जिसके बारे में चंद्रयान 1 के इम्पैक्ट लैंडिंग के जरिए पता चला था। भविष्य में इस क्रिस्टल वाटर आइस को इजिली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़कर चांद पर बनी कॉलोनीज में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यही नहीं, इसका उपयोग डीप स्पेस मिशंस के लिए रॉकेट फ्यूल बनाने में भी किया जा सकता है। चांद पर दूसरा सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स है हीलियम 3। हीलियम 3 एक ऐसा गेम चेंजिंग रिसोर्स है जो स्पेस रेस के पूरे डायनेमिक्स को ही बदल के रख देगा। हीलियम 3 नॉन रेडियो एक्टिव क्लीन एनर्जी का एक बहुत बड़ा सोर्स है। मतलब हीलियम 3 के न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करने पर किसी भी तरह का रेडियो एक्टिव वेस्ट नहीं निकलता है। चांद पर इतनी ज्यादा मात्रा में हीलियम 3 है कि इसकी मदद से पृथ्वी की 10,000 सालों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। यही नहीं, हीलियम 3 का उपयोग फ्यूचर में एडवांस रॉकेट के प्रोपल्जन सिस्टम में एज अ फ्यूल भी किया जा सकता है। आप जानकर शॉक्ड हो जाएंगे कि जहां आज की करंट टेक्नोलॉजी की मदद से हमें मार्स तक जाने में महीनों का समय लग सकता है, वहीं हीलियम 3 फ्यूजन रॉकेट की मदद से आप महज कुछ दिनों में ही मार्स तक का सफर पूरा कर सकते हैं। ऐसे में यह कहना गलत नहीं है कि हीलियम 3 डीपर मैन्ड मिशंस के रास्तों को खोल देगा। इसकी मदद से बेहद कम कॉस्ट में एस्ट्रोनॉट को इजीली जुपिटर, सैटर्न के यूरोपा और टाइटन जैसे इम्पोर्टेंट मून मिशनों पर बेहद ही कम समय में भेजा जा सकेगा। लेकिन आज की हमारी करंट टेक्नोलॉजी के जरिए हीलियम 3 को एक्सट्रैक्ट करना काफी चैलेंजिंग काम है। लेकिन आने वाले वक्तों में जो देश इसको क्रैक कर लेता है, दिस विल बी अ गेम चेंजिंग फॉर देम। चांद के सदर्न पोल पर मौजूद वाटर आइस और हीलियम 3 के जरिए कंट्रीज उन एस्टेरॉइड पर डीपर स्पेस मिशंस भेज सकेंगी जो अपने भीतर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की वर्थ को होल्ड करके रखे हैं। मतलब चांद पर जिस देश की भी सुपरमेसी होगी, उसके पास ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की वर्थ को कैप्चर करने के रास्ते खुल जाएंगे। आप में से जिस किसी ने भी अवतार फिल्म देखी है, उसमें आपने देखा होगा कि अर्थ से एक मिशन पेंडोरा नाम के मून पर जाता है। वहाँ ये मिशन यूनोबटेनियम नाम की एक बेहद ही रेयर अर्थ रिसोर्स की खोज करता है। इस 1 किलो रिफाइंड यूनोबटेनियम की कीमत धरती पर करीब $40 मिलियन होती है। खैर, ये तो फिल्म की कहानी थी, लेकिन आने वाले फ्यूचर में इस तरह के जो डीपर स्पेस मिशंस रिसोर्सेज की खोज में दूसरे एस्टेरॉइड पर निकलेंगे, मून इन मिशंस के लिए एज अ गेटवे परफॉर्म करेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि मून से रॉकेट को लॉन्च करना अर्थ के कंपैरिजन में ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि मून की ग्रेविटी काफी कम है। कम ग्रेविटी होने के कारण मून से रॉकेट को लॉन्च करने में काफी कम खर्चा आएगा और फ्यूलिंग भी यहीं से होगी। एंड दिस इज द गेम चेंजिंग थिंग दैट एवरी कंट्रीज नोज। अब सवाल है कि इन सब में अपना इंडिया क्या कर रहा है। सो लेट्स एक्सप्लोर दिस। इंडिया ने हाल ही में आर्टेमिस अकॉर्ड पर साइन किया है। ये इंडिया का एक स्ट्रेटेजिक मूव था। इससे हमें आने वाले फ्यूचर में नासा और दूसरे स्पेस एजेंसीज के सहयोग से ऐसी टेक्नोलॉजीज और स्पेस इक्विपमेंट मिलेंगे जिनकी मदद से हम मून से जुड़े अपने फ्यूचर गोल्स को पूरा कर सकेंगे। चंद्रयान सीरीज और बाकी स्पेस मिशनों से जो नई चीजें हमें जानने को मिल रही हैं, उन्हें हम आर्टेमिस अकॉर्ड से जुड़े बाकी देशों के साथ शेयर करेंगे और इसी कोलैबोरेशन के साथ कंट्रीज स्पेस रेस में ग्रोथ करेंगी। लेकिन ये कोलैबोरेशन है या स्पेस रेस में हम एलाइज बन रहे हैं। कोल्ड वॉर में अमेरिका और सोवियत यूनियन कई देशों को एलाइज बनाकर एक दूसरे को काउंटर कर रहे थे। क्या यही चीज हमें स्पेस रेस में भी देखने को मिलेगी? क्योंकि चाइना और रशिया मिलकर चांद पर इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन को बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं और इसको लेकर दुनिया के कई देशों को अपने साथ जुड़ने का खुला इन्विटेशन दिया है। तो क्या ये देश कोलैब कर रहे हैं या एक दूसरे को सेलेस्टियल पॉलिटिक्स के स्टेज पर काउंटर करने के लिए एलाइज बना रहे हैं? इस सवाल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। If you experience the gravity of my video, then hit the like and subscribe button below.